हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम लेक्चर 2 में कहाँ तक देख के आए थे, हम देख के आए थे जहांगीर के बारे में। तो अब हमें जहांगीर से आगे कंटिन्यू करना है। अपनी बुक का पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए। तो चलिए, तो जहांगीर के बाद कौन राजा बना? जहांगीर के बाद राजा बना शाहजहां। ओके, शाहजहां ने कब से लेकर कब तक रूल करा? शाहजहां ने रूल करा 1628 से लेकर 1658 तक। ओके, तो देखते हैं। He ascended the throne in 1628 and was also known as Prince Khurram। अब देखेंगे शाहजहां का एक नाम दिया हुआ है, बहुत पॉपुलर था वो उस नाम से। वो नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम। तो खुर्रम नाम था, लेकिन राजा बनने के बाद उसका नाम क्या हो गया था? शाहजहां। He undertook many military campaigns in the Deccan region. During his reign, Bijapur, Golconda, and Ahmednagar was subjugated, and the Bundela Rajput of Bundelkhand was also defeated। तो आप देखेंगे अगर कि डेक्कन साइड में जो चीजें थी, डेक्कन मतलब साउथ की साइड, वहां पर बीजापुर में, गोलकोंडा में, अहमदनगर में और बुंदेलखंड में शाहजहां ने युद्ध लड़े थे और वो जीत गया था। He ruled his empire with his firm hand. He took extensive interest in the growth of literature and art and gave sufficient encouragement to scholarship, philosopher and artists। The grand and beautiful Taj Mahal, मोस्ट फेमस चीज जो शाहजहां की बनाई हुई मानी जाती है, वो मानी जाती है ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था आगरा में अपनी वाइफ के लिए। वाइफ का नाम क्या था बताइए? ये चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। वाइफ का नाम था उनकी मुमताज महल। और मुमताज महल को ही अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ताजमहल बोला जाता है। ओके, द पद्मनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रीजन। एक बुक का नाम दिया हुआ है, कौन सी बुक है? वो है पद्शाहनामा। ये जो ऑफिशियल जो था रेन पूरा शाहजहां का, वो ये बताती है। हिज वो ऑथर्ड बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। और किसने लिखी है? ये लिखी है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ओके, चलिए, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको बताना चाहूंगा मैं कि शाहजहां ने जो था जहांगीर को हटा के जबरदस्ती राजा बना था। जहांगीर ऐसे नहीं हुआ था कि जहांगीर की डेथ हो गई उसने राजा बना दिया। शाहजहां ने जहांगीर को हटा के जबरदस्ती राजा बना था। उसी तरह से जैसे इसने अपने पिता के साथ करा, वैसे इसके साथ हुआ। इसका जो बेटा था औरंगजेब, उसने अपने पिता को हटाकर खुद राजा बन गया था। ओके, जैसे कि शाहजहां ने जहांगीर के साथ करा, सेम उसके बेटे ने उसके साथ करा। औरंगजेब ने जो 1658 से लेकर 1707 तक राजा रहा था। ओके, he ascended the throne in 1658 after winning the war of succession with his 3 brothers। शाहजहां के 4 बेटे थे, उन चारों में औरंगजेब सेकंड नंबर पे था। तो उसने अपने तीनों भाइयों को मारकर राजा बना था। इसके अलावा दारा सिखोई, शाह सूजा एंड मुराद। दारा सिखोई जो थे, शाहजहां चाहता था कि दारा सिखोई राजा बने, लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता था। औरंगजेब चाहता था कि मैं राजा बनूं, तो उसने अपने भाई दारा सिखोई का गर्दन काट दी थी, जान से मार दिया था और खुद राजा बन गया था। इसके अलावा देखेंगे ही इम्पोज जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। जैसा आप देखेंगे जहांगीर अकबर टॉलरेंस को करते थे, लेकिन इसने बिल्कुल उल्टा करा औरंगजेब ने जजिया टेस्ट था, टैक्स, जो कि कौन देते थे? जजिया। नॉन मुस्लिम जो होते थे लोग जितने भी, वो सब जजिया टैक्स देते थे उस टाइम पर। तो वो दोबारा से ला गया था कि जजिया देना होगा। और this partial policy brought him in conflict with the 9th Sikh Guru
तेग बहादुर। और इसी वजह से औरंगजेब की लड़ाई किससे हुई? औरंगजेब की लड़ाई हुई जो 9th गुरु थे, 9th सिख गुरु, क्या नाम था उनका? उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ औरंगजेब का उस टाइम पे। He even reversed the policy of friendship with the Rajput and encounter with the ruler of Mewar, Marwan and Bundelkhand। और जो अकबर जहांगीर के टाइम से पॉलिसी चल रही थी कि आपस में रिलेशन अच्छे रखने हैं, वो सब औरंगजेब ने तोड़ दी और उसने राजपूतों से युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था। He thought struggle with against the मराठा लीडर शिवाजी। उस टाइम पे एक नाम जो मराठा लीडर थे, कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके खिलाफ उनसे उनकी ज्यादा लड़ाइयां हुई क्योंकि वो इस मुगल रूलर की बात नहीं मानते थे। Who led to the foundation of independent state of Maratha। He broke down many temples। बहुत टेम्पल्स तोड़े किसने? औरंगजेब ने। The death of Aurangzeb in 1707 eventually marked the end of Mughal Empire। It was followed by the war of succession among his sons and gradually weakened the Mughal dynasty। आप देखेंगे जैसे शाहजहां ने क्या करा, अपने पिता जहांगीर को मारकर खुद राजा बना, वैसे औरंगजेब ने सेम चीज करी, शाहजहां को मारकर खुद राजा बना। लेकिन औरंगजेब जो था, औरंगजेब को डर था कि जैसे उसने अपने पिता के साथ करा है वैसा उसके बेटे उसके साथ ना करें, इसीलिए उसने अपने बेटे को कभी कुछ सीखने ही नहीं दिया, ना युद्ध करना सिखाया, ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालना सिखाया, जिस वजह से उसकी डेथ के बाद कोई भी इतना ज्यादा योग्य नहीं था कोई भी कि जो इस चीज को संभाल सके, इस पूरे मुगल एम्पायर को देख सके। ओके, तो इसी के साथ औरंगजेब के साथ ही देखा जाए तो मुगल एम्पायर एंड हो जाता है, क्योंकि बाकी जो थे वो बहुत ही ज्यादा कम उन्होंने कुछ करा है अपनी लाइफ में जो बाकी मुगल एम्पायर रहे थे। ओके, इसके बाद देखेंगे हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो औरंगजेब के बाद हम क्या देखेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर पर्पस ऑफ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 7 प्रोविजन कोड एज सूबाज। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 7 पार्टों में पूरे एम्पायर को डिवाइड कर दिया था, मतलब सूबाज सबसे पहला पार्ट। सूबाज के बाद मुगल एम्पायर वॉज लार्जली द क्रिएशन ऑफ अकबर द ग्रेट। He is in 1579 to 80 divided his empire into 12 सूबाज। सबसे पहले ये चीज हुई 7 में, लेकिन फिर अकबर ने इसे किस चीज में कर दिया, 12 सूबा में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऊपर के टाइम पे एरिया बढ़ गया था। Later when he conquered new province in the Deccan, the number rose to 15 toward the close of his region। और जब तक अकबर का रीजन खत्म हुआ तब तक सूबाज कितने हो गए थे? स्टार्टिंग में 7 थे, फिर 12 और फिर 15। नेक्स्ट हम देखेंगे successively they rose to 17 at the time of Jahangir reign and 19 at the time of Shahjahan and 21 at the time of Aurangzeb। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे अगर तो 21 सूबा जो देखते हैं वो औरंगजेब के टाइम पे थे, मतलब औरंगजेब का जो रूलिंग एरिया था वो सबसे ज्यादा था इन सबके कंपैरिजन में। The administration structure of the province during Mughal rule was exactly the miniature of the central government। The head of the सूबा was सूबेदार who appointed directly by the emperor। That means सूबाज का जो हेड होता था, हेड वो कौन होता था? वो होता था सूबेदार। ओके, और जिसे कौन अपॉइंट करता था? इसे अपॉइंट करते थे सीधा जो एम्परर होते थे उस टाइम पे। He was the head of the civil as well as the military administration of East सूबा। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री होगा वो सब कौन संभालेगा? सूबेदार संभालेगा। The provincial diwan was the head of revenue department of the province and was appointed by the emperor। अब आप देखेंगे जैसे सूबेदार जो था हमारा कौन कौन सा संभालता था? मिलिट्री,
और मिलिट्री के अलावा कौन सा संभालता था? एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही सूबेदार के अलावा एक और हेड था, जो था कौन? दीवान। दीवान जो था वो किसका सामान संभालता था? वो संभालता था सब कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड। ओके। इसके बाद ही वॉज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर हु आंसर ऑल क्वेश्चन रिलीजन टू प्रोविजनल फाइनेंस। अदर प्रोविजनल ऑफिसर वॉज कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। The provincial Bakshi looked after the military established. He also kept an account of the salary. तो अगर आप देखेंगे एक लिस्ट हमें दी हुई है कि कौन कौन से लोग क्या क्या संभालते थे। सबसे पहला मुगल एम्परर सबसे हेड होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको पता है। एम्परर के बाद आएगा वजीर। तो आप अगर देखेंगे एम्परर सबसे पहले, एम्परर के बाद सेकंड नंबर आएगा वजीर। वजीर कौन होता था? वजीर होता था सीनियर मिनिस्टर हु एडवाइज द एम्परर ऑन ऑल मैटर। वजीर मतलब जो राजा को सारी सलाह देता था कि कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए। वजीर के बाद आता था काजी। अब काजी कौन होता था? काजी होता था जितने भी जुडिशरी रिलेटेड चीजें होंगी उन सबका इंचार्ज होगा काजी। काजी के बाद आएगा खाने समय खान ए समान। अब जो खाने समान था उसका काम क्या था? खाने समान था फॉर इंपीरियल हाउस होल्ड, मतलब पूरे घर संभालना। तो खाने समान का काम था पूरे हाउस होल्ड को संभालना। उसके बाद खाने समान के बाद जो नेक्स्ट आता है वो था हमारा मीर तुजुक। कौन? मीर तुजुक। ये पोस्ट के नाम है, पोस्ट पे कोई भी हो सकता है। मीर तुजुक जो था वो सेरेमनी संभालता था। कोई भी फंक्शन होता था तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती थी? मीर तुजुक की। मीर तुजुक के बाद आता था कोतवाल। कोतवाल आपने नाम बहुत सुना होगा। कोतवाल होता था पुलिस ऑफिसर सिटी का। आज के टाइम में भी कोतवाल ही बोला जाता है उसे। कोतवाल के बाद होते थे दरोगा। दरोगा आपको पता है पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के। ओके। डिवीजन ऑफ द मुगल एम्पायर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अगर आप देखेंगे तो एम्परर, सूबाज, सरकार, परगान, विलेज। जैसे कि एम्परर हो गया एम्पायर पूरा जैसे इंडिया, सूबाज हो गए स्टेट, सरकार हो गई डिस्ट्रिक्ट, परगनाज हो गए सिटीज और विलेज हो गए हमारे जो आज के टाइम में विलेज हैं। तो इस टाइम से उसी तरीके से जो आज हमारा सिस्टम है उसी तरीके से वो सिस्टम भी चलता था। ओके। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज दी हुई है हमारी, कौन सी? वो है मनसबदारी सिस्टम। ओके। ये सिस्टम अकबर ने स्टार्ट किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ओके। तो मनसबदारी सिस्टम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ द मुगल आर्मी इज लार्जली द हिस्ट्री ऑफ मनसबदारी सिस्टम एज व्यू एज द प्रेजेंट डे हिस्टोरियन। The term mansab literally means the rank of its holder। तो मनसबदार कौन होते थे? मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था? एक होता था मनसबदार जो कि एक रैंक थी जो दी जाती थी किन्हें? आर्मी मिलिट्री ऑफिशियल्स। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाती थी। फॉर दैट एंगल द मनसबदार वॉज द पेड सर्विस ऑफिसर ऑफ द मुगल। और जो लोग मनसबदार होते थे उन्हें एक फिक्स सैलरी मुगल एम्पायर प्रोवाइड करता था ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट और द सर्विस ऑफ द स्टेट। मनसब आर गिवन टू द बोथ सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स एंड हेंस दे फॉर्म ए इंटीरियर पार्ट ऑफ द मुगल ब्यूरोक्रेसी। जैसे आप देखेंगे जो मनसबदार होते थे उन्हें मिलिट्री और सिविल सर्वेंट दोनों दिए जाते थे संभालने के लिए। द मनसबदार कुड बी ट्रांसफर फ्रॉम द सिविल द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड वाइस वर्सा। और मनसबदार जो होते थे उन्हें कभी सिविल में रखा जाता था, कभी मिलिट्री डिपार्टमेंट में रखा जाता था। द मनसबदार हैड टू सप्लाई सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर टू द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। मनसबदार क्या होते थे? जैसे कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मुगल राजा एक मान सिंह हम देते हैं, राजा मान सिंह का नाम। राजा मान सिंह जो थे वो मनसबदार थे अकबर के टाइम पर। तो उनके पास जितने भी सैनिक होते थे वो सब किसके लिए होते थे? वो सब अकबर के लिए होते थे। तो उन्हें सैनिक प्रोवाइड करने चाहिए थे।
In the time of Akbar, the Mansabdar were classified into 33 grades from commander of 10 to 10,000 soldier. जिसके अंडर में जितनी बड़ी फौज होगी उसे उतना ज्यादा बड़ा मनसबदारी का ओहदा मिलता है, रैंक मिलती है। तो अकबर के टाइम पे क्या थे, 33 रैंक्स थी उस टाइम पर जो लोगों को दी जाती थी। कैसे, जिसके पास 10 से लेकर 10,000 तक के सोल्जर्स होने चाहिए। ओके, आगे देखेंगे। जनरली मनसब ऑफ रैंक 7,000 अबव वाज रिजर्व फॉर पर्सन लाइक प्रिंस और अदर मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। और मेनली जो 7,000 से ज्यादा लोग होते थे सोल्जर वाले, वो रैंक रिजर्व हो गई थी जो प्रिंस होते थे या फिर जो रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे उनके लिए। देयर वर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फर्स्टली, इन ब्रॉडर सेंस ऑल द मनसबदार वर सबऑर्डिनेट टू द किंग। सारे मनसबदार किसके सबऑर्डिनेट, मतलब किसकी तरफ होते थे, वफादार किंग की तरफ होते थे। दैट मीन्स इन एन एक्सपेंडिशन द मनसबदार ऑफ लोअर रैंक हैड टू ओबे द मनसबदार ऑफ हायर रैंक इन मैटर ऑफ वॉर। जैसे कि आर्मी में आप देखते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल रैंक बढ़ती रहती है। कर्नल के बाद हमारी कौन सी रैंक आती है, ऊपर जाएगी लास्ट में जनरल, और जनरल के बाद अब हमारी आ गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रैंक। तो ऊपर चलती रहती हैं रैंक्स। वैसे ही मनसबदारी में सबकी रैंक होती थी 33 ग्रेड्स की। तो अगर कोई युद्ध हो रहा है तो जो ऊपर रैंक का मनसबदार होगा उसका ऑर्डर नीचे वाले मनसबदार को मानना होगा। ओके। सेकेंडली, द मुगल मनसबदार वर नोन बाय द नंबर ऑफ जाट एंड सवार। दो टर्म आप देखेंगे यहाँ कौन कौन सी। पहली टर्म है जाट, दूसरी टर्म है सवार। तो जाट होते थे पैदल सैनिक, जो सोल्जर होते थे किसी के पास, जो उसका सैलरी, जैसे हमने देखा सोल्जर, तो ये होते थे सोल्जर्स जो फिक्स करते थे क्या, सैलरी। मतलब जिसके पास जितने सोल्जर उसकी उतनी सैलरी, उसकी उतनी बड़ी रैंक। नेक्स्ट था सवार। सवार क्या होते थे, सवार होते थे हमारे घुड़सवार, जो उस टाइम पे हॉर्स जिनके पास होते थे। The higher the jar, the more prestigious was the noble position in the royal court. इसके अलावा आप देखेंगे सवार इंडिकेट द नंबर ऑफ कैवलरीमैन द मनसबदार कुड कीप। मनसबदार पोजीशन वाज नॉट हायरार्किकल। मनसबदार की जो पोस्ट थी वो हायरार्किकल नहीं थी। अब ये टर्म हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, हायरार्किकल का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे। राजा का बेटा राजा मतलब मनसबदार का बेटा मनसबदार नहीं बनता था। उसके पास इतनी चीजें होनी चाहिए मनसबदार बनने के लिए। ओके, तो यहाँ हमारी चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स जो हमने पढ़े थे एक बार वो देख लेते हैं। पहला था आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द आर्मी विच हैड बिग गन्स विच आर यूज्ड टू थ्रो बॉम्ब्स एट डिस्टेंस। आर्टिलरी मतलब ऐसी पार्ट हमारी आर्मी का जो किसी के ऊपर बम फेंकती है, जिनके पास गन्स होती हैं। सेकेंड इज कैवलरी। कैवलरी मतलब क्या होता है, जो हॉर्स या एलिफेंट को यूज करते हैं युद्ध में, उन्हें कैवलरी बोलते हैं। मनसब होता है एक रैंक एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाती है। जजिया होता है टैक्स जो कि मुस्लिम रूलर लेते थे नॉन मुस्लिम लोगों से, मतलब क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदू सबसे। इसके बाद रीएजेंट। रीएजेंट मतलब क्या होता है, पर्सन अपॉइंटेड टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ किंग हु इज अ माइनर। रीजेंट बैरम खान रीजेंट थे किसके, अकबर के, क्योंकि अकबर उस टाइम पे बहुत ज्यादा छोटा था। तो अकबर को राजा तो बनाया था लेकिन सारे डिसीजन बैरम खान लेते थे उस टाइम पे। लास्ट एक सुजनिटी, द डोमिनेंस ऑफ अ रूलर ओवर अदर। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने चैप्टर में देखे। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे एक बार सही से रिवाइज कीजिएगा। क्या क्या चीजें देखी हमने इसमें। हमने आज के लेक्चर में कहां से स्टार्ट किया, शाहजहां से। शाहजहां अपने पिता जहांगीर को मारकर राजा बना, फिर शाहजहां को मारकर उसका बेटा राजा बना औरंगजेब, और औरंगजेब ने अपने बच्चों को कभी कुछ सीखने नहीं दिया, कहीं वो उसे मार के राजा ना बन जाए। औरंगजेब जो था वो सबसे ज्यादा काबिल नहीं था अपने भाइयों में, लेकिन उसने क्या करा, धोखे से अपने भाइयों को मारा, युद्ध में हराया और खुद अपने भाइयों को मारकर राजा बन गया था। उसके अलावा हमने शिवाजी के बारे में देखा, मनसबदारी सिस्टम देखा, एडमिनिस्ट्रेशन देखा। तो इस चीज से आप एक बार चैप्टर रिवाइज कीजिए,
फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप याद कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।